बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि ये मेरी उम्मत में फितना दज्जाल के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा सख्त लड़ेंगे। ये बनी तमीम के बारे में कह रहे हैं। और एक और मौके पे जब ज़कात के ऊँट आए तो आपने फरमाया कि ये मेरी कौम के सदक़ात हैं। अच्छा, अब इस वक्त ये हदीस सुनाने का मकसद ये है कि ये बात हो रही है बनी तमीम की, और यही इसी कबीले से एक ख़ानदान इस वक्त कतर का हुक्मरान है। इस वक्त बहुत बातें की जा रही हैं कि यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया, अब वो अरब लीग को भी छोड़ने जा रहा है। ईरान की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, इसराइल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अरब इस वक्त हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो क्या ये अब अरब अमारात भी हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है? तो किसी भी मामले को समझने से पहले उसकी तारीख़ को जानना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अबू ज़हबी, ये अल नहयान ख़ानदान यहाँ पर हुकूमत करता है। 1793 में ये नजद सऊदी अरेबिया से हिजरत कर कर यहाँ पर आए और इनका कबीला है बनी यास आले बू फला शाख। इसके साथ ही जब हम दुबई के हुक्मरानों की बात करते हैं तो वो आले मखतूम हैं, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनका कबीला भी बनी यास और अबू फलासा शाख है इनकी। और मखतूम बिन बती ये वो शख्स हैं जो कि 800 अफराद के साथ 1833 में अबू धाबी से यहाँ पर हिजरत करके आए और अपनी हुकूमत बनाई। इसके साथ ही जब हम शारजा और रासुल खैमा की बात करते हैं तो यहाँ पे अल कासमी ख़ानदान है। दोनों जगहों पे एक ही ख़ानदान है, और वहाँ पे अल कासिम अहले बैत कहलाते हैं ये अपने आप को, और ये इराक़ से हिजरत करके आए। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब मुसलमानों का सुनहरा दौर था तो ये अरब ख़ित्ता इसके अंदर कोई सरहदें नहीं थी। मुख्तलिफ़ कबीले, कोई नजद से आ रहा था, कोई किसी और जगह से आ रहा था, और जहाँ जहाँ पे जो जगह उनको मिलती थी अपने जानवरों के लिए, तिजारत के लिए, वो चुन लेते थे। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जब मुसलमानों का सुनहरी दौर था तो अरब ताजिर जो हैं वो समंदरी तिजारत पर गलबा रखते थे। ना सिर्फ गलबा रखते थे बल्कि अरब अमारात और अमान जो हिंदुस्तान से मिसाला जात की, काली मिर्चों की ट्रेड की जाती थी, उसके ये बादशाह थे। और फिर हम ये देखते हैं कि चाहे बहरा हिंद हो, चाहे बहरा अहमर हो, चाहे मेडिटेरियन सी हो, इन सब पर इनकी तिजारत का गलबा था। अब इसके साथ ये 15वीं और 16वीं सदी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1507 में पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं और अरबों की आज़ाद तजारत का ख़ात्मा हो जाता है। असल मकसद यही होता है इनका भी कि ये भी मिसालों की जो तिजारत है उसका कंट्रोल हासिल कर लें। और फिर हम ये देखते हैं कि जो जलफार यानी कि रासुल खैमा का इलाका था, वहाँ पे कहा जाता है कि वो बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ था, और अतालवी सियाह ने उसे अजाइब से भरपूर करार दिया था। अब यहाँ पे जब आ जाते हैं पुर्तगाली तो हम ये देखते हैं कि 1521 में, 1526 में, 1602 में, यहाँ तक के 1622 में यहाँ पर ईरान और बरतानिया मिल के, यानी कि फ़ारस और बरतानिया मिल के मुज़ाहिमत करते हैं और यहाँ से इसको हम्स को वापस ले लेते हैं। आपने हम्स को पुर्तगालियों से, और फिर हम ये देखते हैं कि या अरबी डायनेस्टी एक एक करके, चाहे जलफर हो, चाहे दीबा हो, चाहे सोहर हो, और फिर उसके बाद 1650 में मस्कत से भी पुर्तगालियों को निकाल देते हैं। पुर्तगालियों ने समंदरों पर कब्ज़ा किया हुआ था, अपने बेसिस बनाए हुए थे, और यहाँ पे 100 साल तक उन्होंने हुकूमत की। और 1650 में पहली दफ़ा कासमी ख़ानदान के बारे में पता चला कि ये एक मजबूत कुव्वत है, और इसने कलिया का किला जो है वहाँ पे उस वक़्त फ़तह किया था। और जो भी डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाली वहाँ पे छोड़ गए थे उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब पुर्तगाली वहाँ पे कस्टम का निज़ाम था, टैक्स वसूल करते थे, बंदरगाहों से जजिया लेते थे, और जो रासुल खैमा था वो उस वक़्त मोती की तिजारत और मसाला जात की तिजारत का हब था। अब हम ये देखते हैं कि सदियों से अमान जो है वो ये मसाला जात का ट्रेड अमान के पास और अरबों के पास था। अच्छा, पुर्तगाली जाते हैं तो डच आ जाते हैं, और डच और अंग्रेज़ मुश्तरका बहरी बेड़ा जो है वो पुर्तगालियों के मुकाबले में लेके आते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, उनको वहाँ से भगाते हैं, और डच की बहरी कुव्वत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। फिर रासुल खैमा में हम ये देखते हैं कि जो पहले मारूफ हुक्मरान थे वो शेख रहमा बिन
मतर अल कासमी थे और ये अमीर जलफार बने। उसके बाद जब फ़ारस के ताकतवर हुक्मरान नादिर शाह ने भी इनकी जो हुक्मरानी है वो जलफार के अंदर तस्लीम की। जब 1747 में नादिर शाह की मौत हुई तो उसके बाद इन्होंने ख़ुद आज़ादी का ऐलान कर दिया। जो डच नुमाइंदा है, जो वहाँ पे खार्क जजीरा, भी आपको पता है ईरान की 90% तजारत तेल की वहाँ से होती है, वहाँ पे वो मौजूद था। वो लिखता है कि रासुल खैमा ये एक बड़ा शहर है जो कि किला बंद है, चंद तोपें हैं यहाँ पे, हवाला कबीला यहाँ पे काबिज़ है, कासमी ख़ानदान है यहाँ पे, और मस्कत के अवाम की क्वासिम के ख़िलाफ़ कई जो मुहिमात थीं वो नाकाम हो चुकी थीं, और इसके साथ ही सहरा के अरब कबाइल हमेशा से इसको हमायत करते थे। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि 1797 में जब आ जाते हैं बरतानवी राज, तो वो आपने हम इसके दोनों किनारों पे उस वक़्त अल-कासमी ख़ानदान की हुकूमत थी, और अल-कासमी रासुल खैमा शारजा फ़ारस के बॉर्डर तक मौजूद थे। और 1777 से शेख सकर बिन राशिद अल-कासमी जो हैं वो हुक्मरान थे इस सारे साहिली इलाके के। अब खित्ते के मामलात अहम किरदार अदा करते थे ये, और अमान का जो समंदरी गलबा था उसको यही अल-कासमी ख़ानदान चैलेंज करता था। फिर जब इनका एक बहुत बड़ा ताकतवर बहरी बेड़ा हो गया तो फिर इनको चैलेंज किया गया। और आपको पता है कि गोरों की हमेशा से ये रवायत रही है कि वो कज़ाकी का इल्ज़ाम लगा लेते हैं, किसी और चीज़ का इल्ज़ाम लगा लेते हैं, और फिर इन पर कज़ाकी का इल्ज़ाम लगा और 1797 में बासीन और वाइपर नामी जहाज़ों पर हमला किया गया। अल-कासमी ने बसरा में बरतानवी नुमाइंदे सैम्यूल मेंटसी को लिखा कि खुदा ना करे, यानी अल-कासमी ने लिखा कि खुदा ना करे कि मैं आपके जहाज़ों पर कब्ज़ा करने का सोचूं। ये अल-कासमी ख़ानदान, जिसका ख़ानदान आज रासुल खैमा के अंदर मौजूद है और हुक्मरान है, उनका कहना है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ हमारे दोस्त हैं, हमारे दुश्मन तो अमानी हैं, यानी जो तिजारत के अंदर दुश्मनी करेगा वही उनका दुश्मन है, और हम आपका नुकसान नहीं बल्कि भला चाहते हैं। फिर उसके बावजूद हमले जारी रहे। 1804 में फिर बाकायदा तौर पे इनके ऊपर कज़ाकी का इल्ज़ाम लग गया, और बरतानवी जहाज़ स्ट्रीमर शेनन, और 1806 में फिर एक अमन मुआहदा हुआ, लेकिन फिर भी हमले जारी रहे। फिर 1808 में सल्फ नामी जहाज़ के ऊपर हमला हुआ, 30 मलाह वहाँ पे मारे गए। 1809 में मिनर्वा पकड़ लिया, और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि बरतानवी के अंदर बहुत ज़्यादा अल-कासमी ख़ानदान के हवाले से मुखालफत बढ़ गई। और फिर हमने जब देखा कि जब हमले जारी थे तो 1809 में रासुल खैमा के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया। 2 दिन तक लड़ाई रही, बहुत ज़्यादा तबाही मची, लेकिन अल-कासमी ख़ानदान ने हार मानने से इनकार कर दिया, और फिर अंग्रेज़ वापस चला गया। अंग्रेज़ वापस आता है फिर 10 साल के बाद 1819 में, और फिर हम ये देखते हैं कि 3000 फौजी, जंगी जहाज़, तोप खाना और रासुल खैमा कासमी के जो हाथ से निकल जाता है उस वक़्त। और फिर 3 मुआहदे होते हैं। एक 1820 में जनरल पीस ट्रीटी की जाती है, जिसमें खित्ता बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ के अंदर चला जाता है। उसके बाद 1835 में मैरीटाइम ट्रूस होता है, और फिर 1853 में मुस्तकिल बहरी सुलहनामा हो जाता है, और समंदर में जंग करने का हक कासमी ख़ानदान खो देता है। यहाँ तक कि जहाज़ बनाने की लकड़ियाँ भी इन्हें दरामद नहीं की जाती, और ये बरतानवी गलबा तकरीबन 151 साल तक 1971 तक कायम रहता है। अब हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं, और अब आप ये देख लें कि बदलता कौन है, हुक्मरान बदलता है। इस वक्त 3 शहज़ादे, एक मोहम्मद बिन सुलेमान, एक मोहम्मद बिन जैद, और एक कतर के अल तमीम ख़ानदान की जो इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान हैं, वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सब के सब एम्बिशियस हैं, और अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ तिजारत में आ चुके हैं। अब मोहम्मद बिन जैद के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि ये अरब दुनिया की सबसे बाअसर शख्सियत हैं। किस को के मिलते हैं, ये जाते हैं सदर को मिलते हैं, इंटेलिजेंस चीफ को मिलते हैं अमेरिका के अंदर, जर्नैलों को मिलते हैं, थिंक टैंक्स को मिलते हैं, और इनके जो फैसले हैं वो मशरिक़ वुस्ता की तकदीर बदल रहे हैं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी के ये ट्रेंड हैं, हेलीकॉप्टर से लेके बख्तरबंद गाड़ियों की सख्त ट्रेनिंग ले चुके हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि अस्करी और सफारती पावर हाउस में बदलने जा रहे हैं ये यूएई को। और ख़ास तौर पे वो लोग सियासी इस्लाम के ये बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, और कतर की भी जो नाकाबंदी की गई थी वो इख्वानुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करने की वजह से की गई थी। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कतर की और अबू धाबी की माजी में 18वीं सदी के अंदर लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं।
اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جتنی بھی پالیسیاں امریکہ کی ہیں وہ محمد بن زید نے دی ہیں، اور وہ محمد بن سلمان کے مینٹر ہیں، اور انہی کو امریکی حلقوں کے اندر انہوں نے ان کروایا، اور اس سمیت اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ محمد بن زید نے محمد بن سلمان کو سپورٹ کر کے کی، اور امریکہ کو یہ یقین دلوایا کہ اگر آپ کے مفاد میں کوئی شخص ہے تو وہ محمد بن سلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی محمد بن سلمان نے ویژن 2030 میدان میں لائے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، دشمنیاں بدل گئی ہیں، یمن سے لے کے صومالیہ سے لے کے لیبیا سے لے کے ہر جگہ پہ ایک اتحاد بن گیا ہے، اور وہ اتحاد ہے UAE، انڈیا اور اسرائیل کا، جس میں پہلے خفیہ تعلقات ہوتے تھے، اب کھلا تعلقات سامنے آ گئے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کے بعد تو ٹریڈ جو اسرائیل کے ساتھ تھا وہ $4 بلین تھا، اب اگلے 5 سال میں $10 بلین کرنے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے 35 لاکھ لوگ اس وقت UAE میں موجود ہیں، $100 بلین کا ٹریڈ ہو چکا ہے، اور اب تو UAE کو آئرن ڈوم سے لے کے آئرن بیم تک ہر طرح کا ہتھیار بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ انہوں نے مل کے بحر ہند، بحر الکائل اور ویسٹ ایشیا کے اوپر پالیسیز اپنی امپوز کرنی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے جو سعودی عرب کی سوچ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے یہ غلف جو اتحاد ہے یہ کمزور ہو، کیونکہ یہ ایران کے فائدے میں جائے گا، اور اسی لیے ابھی تک عرب امارات کے ٹوٹنے کی باتیں بالکل نہیں کی جا رہی۔ یہاں تک کہ ایران کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بفر زون بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی پروکسیز کے تھرو کھیلنا چاہتا ہے اور اپنے طاقت کے مراکز کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہے، نہ کہ وہ یہاں پہ عرب امارات کو توڑ دے۔ لیکن کئی سوچ یہ بھی ہے ایران کے اندر کہ آپ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا دیں جن کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایران اس کے اوپر راج کرے۔ لیکن یہ اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ کشمکش ہے، اور جس طرح عرب امارات نے خطے کے کئی ممالک کے اندر رجیم چینج میں اہم کردار ادا کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں گھوم گھام کے واپس ان کے پاس آ جائیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔